किराए पर रहें या अपना घर खरीद लें? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो इंडिया में मुझे लगता है हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। लेकिन इसका जवाब ना उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। देखिए, ये फैसला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल का सवाल है। तो चलिए आज इस बड़ी दुविधा को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। अरे किराया तो बस पानी में पैसा बहाना है। ये लाइन तो सबने सुनी ही होगी, है ना? खास तौर पर अपने बड़ों से। पर क्या ये बात 100% सच है, या फिर ये बस एक पुरानी सोच है जो शायद आज के जमाने में उतनी फिट नहीं बैठती? चलिए इसी को समझते हैं। यहां ना सोच के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके दिखते हैं। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए अपना घर होना ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी और कामयाबी की निशानी थी। लेकिन आज की पीढ़ी का नजरिया थोड़ा अलग है। उनके लिए अपना सारा पैसा एक ही जगह फंसाने से बेहतर है कि उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाए और जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला भी जा सके। तो सफर की शुरुआत करते हैं करियर के शुरुआती सालों से, जिसे हम कह सकते हैं रणनीतिक 20s। ये वो दौर है जब किराए पर रहना एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल मूव हो सकता है। जरा सोचिए, कोई अपने 20s में है, करियर अभी शुरू ही हुआ है, हर तरफ नए नए मौके हैं। अब मान लीजिए कल को किसी दूसरे शहर से कोई ड्रीम जॉब का ऑफर आ जाए तो? अगर अपना घर है तो वो एक तरह से पैरों की बेड़ी बन सकता है, लेकिन किराए पर है तो पूरी आज़ादी है। और वो जो बड़ा सा डाउन पेमेंट देना पड़ता है घर के लिए, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके शायद कहीं ज़्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है। करियर की शुरुआत में ही अपनी सारी सेविंग्स एक घर में डाल देना, ये एक बहुत बड़े जुए की तरह है। सोचिए, अगर किसी वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई तो आपका तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ही डूब सकता है। इसको ऐसे देखिए, आपकी 90% वेल्थ एक ही घर में फंसी हुई है। अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे? घर बेचना इतना आसान तो होता नहीं। इसीलिए तो सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा डाइवर्सिफाई करने की सलाह देते हैं। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा किराए पर ही रहना सही है। बिल्कुल नहीं। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं और तब घर खरीदने का आइडिया ज्यादा सही लगने लगता है। जब जिंदगी में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, परिवार बड़ा होता है, तब घर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं रह जाता, वो एक इमोशन बन जाता है। तब फोकस इस बात पर नहीं होता कि इससे कितना पैसा बनेगा, बल्कि इस पर होता है कि अपने परिवार के साथ एक घर बनाने में जो खुशी और सिक्योरिटी है, उसका क्या। जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब घर खरीदना बिल्कुल सही फैसला लगता है। जैसे जब पता हो कि अब इसी शहर में बसना हो, जब बच्चों को एक स्टेबल माहौल देना हो, या जब हर साल मकान मालिक के साथ रेंट अग्रीमेंट रिन्यू कराने की झंझट से तंग आ गए हों, तब अपना घर एक सुकून जैसा लगता है। तो घर खरीदने का मन बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। पर एक मिनट, क्या आपका बैंक अकाउंट भी इस फैसले के लिए तैयार है? चलिए अब कुछ नंबरों और जरूरी शर्तों की बात करते हैं। देखिए, इमोशंस को थोड़ा साइड में रखते हैं। असली सवाल तो ये है, क्या कोई फाइनेंशियली तैयार है? तो चलिए देखते हैं वो कौन से सिग्नल हैं जो बताते हैं कि हाँ, अब ये बड़ा कदम उठाने का सही वक्त है। घर खरीदने से पहले ना, ये 2 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पहले से तैयार हो, ताकि डाउन पेमेंट देने के बाद भी आपकी जेब पूरी तरह खाली ना हो जाए। और दूसरा, घर की ईएमआई इतनी हो जिसे आप आराम से चुका सकें, जो आपकी मंथली सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा ना ले जाए। ये नंबर 35%, इसे अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक मैजिक नंबर की तरह है। देखो, नियम बहुत ही सिंपल है। आपकी टेक होम सैलरी, मतलब जो पैसा हाथ में आता है, उसका 35% से ज्यादा हिस्सा ईएमआई या किराए में नहीं जाना चाहिए। अब सवाल है क्यों? अरे भाई, ताकि बाकी के खर्चों के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी तो पैसा बचे। अच्छा, तो मान लीजिए कि पहला घर ले लिया है, अब आगे क्या? अब रियल एस्टेट को एक प्योर इन्वेस्टमेंट की नजर से देखते हैं, और ये एक बिल्कुल अलग ही खेल है। देखिए, रियल एस्टेट में भी कई रास्ते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक तरह से टेस्ट मैच की तरह है, लंबा और धीमा खेल। कमर्शियल प्रॉपर्टी से तगड़ा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पैसा भी बहुत बड़ा चाहिए। जमीन खरीदना एक लॉटरी की तरह है, जिसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहां डेवलपमेंट कैसा होगा। और रीट्स, ये समझिए रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड है, कम रिस्क, कम लेकिन स्टेबल रिटर्न। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक बहुत बड़ी गलती है जिससे बचना बहुत जरूरी है। कभी ऐसे मॉल में कोई दुकान खरीदने का सोचा है जहां हर दुकान का मालिक अलग अलग हो? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये गलती कभी मत करना। इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी सक्सेसफुल मॉल का नाम सोचिए,
पता चलेगा कि वो पूरा का पूरा मॉल एक ही बड़ी कंपनी का है। यही उनकी कामयाबी का राज है। जब दुकानें अलग अलग लोगों को बेच दी जाती हैं तो कोई एक मालिक नहीं रहता जो पूरे मॉल का ध्यान रखे, और नतीजा, वो मॉल धीरे धीरे फेल हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर करना क्या चाहिए? चलिए पूरी बहस को समेटते हैं। आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है जो सब पर लागू हो। सही जवाब वही है जो किसी के अपने गोल्स, फाइनेंशियल सिचुएशन और जिंदगी की स्टेज के हिसाब से सही हो। कोई और ये नहीं बता सकता कि सही क्या है। तो आज खुद से ये सवाल पूछना बनता है, अगला बड़ा फाइनेंशियल मूव किस चीज के लिए है? स्टेबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, या फिर वेल्थ बनाने के लिए? जो भी जवाब हो, वही आपका रोड मैप है। बस चुनाव सोच समझ कर कीजिए।